हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे मेरे प्यारे शेरों। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसमें हमने एटॉमिक थ्योरम पढ़ा था और आकर के रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरम पढ़ने के बाद हमने कुछ उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जाना, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और उसके बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हुए अब धीरे से हम ट्रांजिशन करेंगे किधर, जो मेन एटॉमिक थ्योरम था, बोहर्स एटॉमिक थ्योरम। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा बोहर्स एटॉमिक थ्योरम। आइए इसको खूब डिटेल में करते हैं, थोड़ा धैर्य रखिएगा और बढ़िया से बातों को सुनने की कोशिश करिएगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये बात जरूर जानते रहिए, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। तो आइए इसको सबसे पहले लिख देते हैं, जिससे ये हमेशा हिट करता रहे आपके दिमाग में कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरम, बोहर्स एटॉमिक थ्योरम इज एप्लीकेबल only for hydrogen like atom, only for hydrogen like एटम। तो बच्चों, जरूर आपके दिल में ये क्वेश्चन तो होता ही होगा कि सर जी, हाइड्रोजन एटम तो मैं समझता हूं, हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब है। तो इसी वक्त मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। वो एटम जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हों, कि एटम्स इन विच वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ऐसे एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जैसे बच्चों, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। अगर हम हीलियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर कितना होता है, 4। अगर हम लिथियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर तो 3 होता है बट मास नंबर 7 होता है। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो ये 4 और 9 होता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि अगर मैं हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, He+। अगर मैं लिथियम में से एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, Li+2। और अगर मैं बेरिलियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, Be+3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जरा आप बातों को थोड़ा गौरपूर्वक समझने की कोशिश करिए कि जो किसी चीज का एटॉमिक नंबर होता है, तो किसी न्यूट्रल स्पीसीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी स्पीसीज के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, अगर वो स्पीसीज न्यूट्रल है तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब कि अगर यहाँ 2 प्रोटॉन है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर कर दिया, इसमें 3 है प्रोटॉन तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 बाहर कर दिया, यहाँ पे 4 है प्रोटॉन तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 बाहर कर दिया। बच्चों, 2 में से 1 निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों, 3 में से 2 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों, 4 में से 3 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन के साथ साथ ये He+, Li+2, Be+3, इन सभी स्पीसीज के पास प्यारे बच्चों जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 है। तो ऐसे स्पीसीज को जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, प्यारे सरकारों, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है हाइड्रोजन लाइक एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ये केमिस्ट्री में। आइए हम लोग थोड़ा आगे इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट वैसे इसे ड्रॉबैक के भी नाम से लोग पढ़ाते हैं, बट मैं इसे पहले ही बोल देता हूं क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के लिए ट्रेन कर सकूं। यानी कि टीचिंग स्किल ऐसी हो जिसको पढ़ने में मजा ही ना आए, पढ़ने में मजा आने के साथ साथ आपसे जेई नीट लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकें। तो उनके लिए इन सब बातों को स्मार्टली बोलना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों, दूसरे पॉइंट में मैं एंट्री करता हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सभी सर्कुलर पाथ पर नहीं घूम सकते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ फिक्स पाथ पर ही घूमते हैं। यानी कि अब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कैसे भी ऑर्बिट करता था, अब न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन कैसे भी ऑर्बिट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ फिक्स पाथ पे ही घूमता है, और वो फिक्स पाथ क्या होते हैं, जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr जो है वो h/2 का बच्चों क्या हो जाए, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए। तो सेकेंड पॉइंट में उसमें आप नोट करिएगा, नोट्स बना रहे हैं तो, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली एंड ओनली दैट पाथ विच एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। तो मैं इसको लिख दूं क्या, ठीक है मैं इसे लिख देता हूं, कि अराउंड द न्यूक्लियस, electron can revolve only and only, सिर्फ और सिर्फ that path, only and only that path which angular momentum is the integral multiple of, angular momentum is the integral multiple of h/2। ठीक है, जब उसने इतना बोल दिया तो जरा देखो क्या फिक्स हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सभी पाथ पर घूमने के लिए फ्री नहीं है, कुछ फिक्स रेडियस के ही पाथ पे घूमेगा, और वो फिक्स रेडियस का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, h/2। ठीक है, तो उसने फट से एक लाइन ऐड कर दी कि ऐसे शेल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का क्या है बच्चों, इंटीग्रल मल्टीपल है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे शेल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, वो कभी भी एनर्जी इमिट नहीं करता। थर्ड पॉइंट में उसने क्या ऐड कर दिया, ध्यान पूर्वक देखिएगा, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दैट शेल विच एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 विल नॉट इमिट एनर्जी। इससे जो हमारे रदरफोर्ड की सबसे बड़ी कमी थी वो दूर हो गई, क्योंकि रदरफोर्ड की कमी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ पर घूमता हुआ कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है, क्योंकि हर क्षण उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से बदल रही होती है। अब जब सरचार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो एनर्जी इमिट करता था, तो पाथ का रेडियस कम होता था। पाथ का रेडियस कम होता था तो फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां गिर जाता था, फाइनली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता था, जिससे एटम की कल्पना, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इस बात को कभी नहीं समझा सका था रदरफोर्ड, इसने एक जरा सा एडिशन लगा के देखो कैसे खेल बदल दिया। बोलता है कि ऐसे शेल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो, वो कभी भी एनर्जी इमिट नहीं करता। अच्छा, तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दैट शेल which angular momentum is the integral multiple of h/2 will not emit energy। अच्छा, इसको बोलते ही जरा देखो कि इससे एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन क्रिएट हो गया, जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था। तो यहाँ या इसके रिजल्ट में लिख दीजिए, सॉल्यूशन थोड़ा सा परफेक्ट शब्द नहीं होगा, तो रिजल्ट में लिख दीजिएगा। इससे क्या रिजल्ट मिला, इससे एक बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला कि ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड इज रिमूव्ड। जो रदरफोर्ड की कमी थी कि भाई अगर
न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और सर्कुलर पाथ पर घूमता हुआ कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है। और मैक्सवेल ने क्या बोला था कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा तो पाथ का रेडियस कम होगा, पाथ का रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा एंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम विल डिस्ट्रॉयड। तो जरा देखो, ये इलेक्ट्रॉन अब एनर्जी इमिट ही नहीं करेगा, तो जब एनर्जी इमिट ही नहीं करेगा तो ये जो पाथ का रेडियस पहले ऐसे 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 करके कम होता था वो होगा ही नहीं, और जब वो होगा ही नहीं तो एटम की स्टेबिलिटी जिसे रदरफोर्ड एक्सप्लेन ना कर सका उसे इस तीसरे पॉइंट ने बोहर्स एटॉमिक थ्योरम के एक्सप्लेन कर दिया। क्या? कि ऐसे शेल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का क्या हो बच्चों? एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, वो कभी भी एनर्जी को इमिट ही नहीं करता। ठीक है, अगर इतनी बात हो गई तो जरा देखिए आगे बात को समझिए। फोर्थ पॉइंट उसका क्या था बच्चों, उसे भी आप समझ जाओ। फोर्थ पॉइंट में कहता है कि अगर किसी एटम को किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिल जाए, अगर किसी एटम को किसी एक्सटर्नल सोर्स से, मान लीजिए हमारा एक्सटर्नल सोर्स सूर्य है, अगर किसी एटम को किसी एक्सटर्नल सोर्स से क्या मिल जाए? एनर्जी मिल जाए, तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एज इट इज ले लेता है, और जब एनर्जी ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी बढ़ जाएगी। और मान लो ये सेकंड सेल है और यहाँ एनर्जी E2 है, और ये थर्ड सेल है, यहाँ एनर्जी E3 है। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो अब ये वहां नहीं रह सकता ना जहां एनर्जी E2 थी, क्योंकि इसकी एनर्जी उससे ज्यादा हो गई, तो कहां चला जाएगा? हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो बोहर कहता है कि अगर किसी एटम को किसी एक्सटर्नल सोर्स से क्या मिल जाए बच्चों? एनर्जी मिल जाए, तो वो उस एनर्जी को एज इट इज ले लेता है और कहां जंप कर जाता है? हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है। यहां कितनी देर रुकता है? यहां वो रुकता है 10⁻⁻8 सेकेंड, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रुकता है, और फिर वापस अपने कहां चला जाता है? लोअर एनर्जी लेवल में, यहां वापस आ जाता है। ध्यान से बात को समझना, जब वो लोअर से हायर में गया तो उसने E को एब्जॉर्ब किया, और जब वो हायर से लोअर में आएगा तो वो E को एमिट करेगा। बिल्कुल सही बात है। अब भाई अगर कोई चीज लोअर से हायर में गया तो उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा। अगर ये इमिटेड एनर्जी विजिबल रीजन की हुई तब तो ये इंसानी आंखों को दिख सकती है। ध्यान से समझना, मैंने थोड़ी बातें ऐड कर दी। विजिबल रीजन की हुई तब तो वो इंसानी आंखों को दिख सकती है, और अगर ये एनर्जी विजिबल रीजन की नहीं हुई तो वो बच्चों इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इफ एटम get energy from any external source, then any one electron of atom absorb that energy as it is and jumps into the higher energy level, stay there for 10⁻⁻8 second and then return to its original energy level। ये बात आपको उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, इसको आप लिख लेना वीडियो रोक रोक करके। अब यहाँ लिखूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लंबा है ये। देखो, अब अगर हम कहें कि उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्व की तो वो कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, E3 माइनस E2। बिल्कुल ना भाई, आपके पास पहले 20 रुपया था, आप कुछ कमाए और आपके पास 100 रुपया हो गया, तो कोई पूछे कितना कमाए तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो पता लग जाएगा 80 रुपये कमाए। वैसे किसी की पहले एनर्जी कितनी थी? E2 थी, वो एब्जॉर्व करके कितनी हो गई? E3 हो गई। तो कितना एब्जॉर्व किया तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो वो वैल्यू मिल जाएगी कि कितना एनर्जी एब्जॉर्व किया। जब वो वैल्यू मिल जाएगी तो तुम जानते हो दुनिया की सभी एनर्जियां जो हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h होती हैं। प्लैंक्स का जो क्वांटम थियरी है वो इस बात को समझाता है। अगर मैं n की वैल्यू कितना मान लूँ? 1, तो ठीक है E3 माइनस E2 ये h न्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैं न्यू लिख सकता हूँ E3 माइनस E2 अपॉन h। इसे बोहर्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरम में हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में डी ट्रांजिशन के दौरान रिलीज हुई एनर्जी का फ्रीक्वेंसी होता है, बोहर्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एच तो आप जानते ही हो कि क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्यारे बच्चों, ये हमने बोहर्स एटॉमिक थ्योरम के थ्योरेटिकल हिस्से को देखा। थ्योरेटिकल हिस्से से ज़्यादा तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि हम जिस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें तो पूछता नहीं है। थियरी आनी चाहिए, बट थियरी का आना और क्वेश्चन का आना दोनों दो डिफरेंट डायमेंशन में अच्छे से किए गए मेहनत का नतीजा है। कितना भी आप थियरी को पढ़ लो, जब तक उसको अप्लाई करने के लिए एक मैनर्ड तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे आप, आपसे सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थियरी बहुत अच्छी पढ़ा दी आपको, बट मैंने फिर उसके बाद आपको 38 क्वेश्चन का एक रिकॉर्डेड सेशन दिया। क्यों? कि जितने डिफरेंट तरीके से वेरिएशंस क्रिएट हो सकते हैं वो सबके सब इंक्लूड किए जाएं। तो बच्चों, अब हम थियरी से बाहर आ रहे हैं, अब हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करने चल रहे हैं। और सबसे पहले हमारा टारगेट है रेडियस पता करना। तो सवाल पैदा होता है कि सर जी किसका रेडियस पता करना है? तो देखो बोहर्स एटम में, बोहर्स एटम यानी कि ऐसा एटम जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, बोहर्स एटम में किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का रेडियस पता कर लेना। जैसे अगर कोई कहे सर जी हाइड्रोजन के दूसरे शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का रेडियस बता दीजिए, तो मैं ऐसा फार्मूला डेवलप करूं कि आ जाए। पैरेलल में बच्चा दूसरा बैठा हो बगल में, वो कहे सर Li+2 के 5वें शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का रेडियस बता दीजिए, तो मैं ऐसा फार्मूला डेवलप करूं कि फट से रेडियस आ जाए। पीछे बैक बेंच पे बैठा कोई बच्चा कहे कि सर जी Na+10 के 20वें शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकलवा दीजिए सर प्लीज, तो मैं कुछ ऐसा फार्मूला डेवलप करूं कि कोई भी एटम हो, but the condition is that it should be hydrogen like atom, means the atom should have a single electron। ठीक है, उसमें हमें किसी भी शेल में क्या पता लगाना हो, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का रेडियस पता लगाना हो, यानी शेल का रेडियस पता लगाना हो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको पता लगा होगा कि रेडियस किसका पता लगाना है, उस पाथ का जो न्यूक्लियस के चारों तरफ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मुझे एक बात आपसे और करनी है। वो क्या बात करनी है कि किसी भी स्पीसीज, चाहे जैसे मैंने देखो मैं यहाँ सोडियम बनाता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सोडियम लिखा, यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम लिखा, यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम लिखा। तो देखो सोडियम है, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 11 प्रोटॉन। और जानते हो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है, बट न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। मैग्नीशियम के पास कितने प्रोटॉन होंगे? 12 प्रोटॉन। और बच्चों एल्युमिनियम के पास कितने प्रोटॉन होंगे? 13 प्रोटॉन। अगर मैं चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन को, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन को E से रिप्रेजेंट करूं, जो कि किसके बराबर है? प्लस 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के बराबर है। ठीक है, तो जरा देखो इसमें कुल कितना चार्ज है? 11 इंटू E। इसमें कुल कितना चार्ज है? 12। अरे भाई एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज है तो 12 पे कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 इंटू E। और इसमें कितना है? 13 इंटू E। यानी कि अगर हम जनरल टर्म में बोलें तो चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस, चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस, दुनिया का कोई भी एटम क्यों ना हो, वो हमेशा ZE के बराबर होता है। Z जहां पर क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है उस स्पीसीज का, और E क्या है? चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन है, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। तो जब मैं न्यूक्लियस में ZE चार्ज रखूंगा तो प्लीज आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। चलिए अब हमारा ओवरऑल टारगेट क्या है? ओवरऑल टारगेट है कि किसी भी रैंडम शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का हम क्या पता लगा दें? उस रैंडम शेल जिसमें वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका रेडियस पता लगा दें। बहुत ही नॉर्मल सी बात है। देखिए जैसे मान लो मैंने एक हाइड्रोजन लाइक एटम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर कितना चार्ज है? ZE। यहाँ पर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माना कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है v और इसका मास है बच्चों m, और इस पाथ का रेडियस कितना है? r। ठीक है, तो अब जरा देखो जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट अजम्पशन अगर हम देखें तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ उन्हीं पाथ पे घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है?
h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू एजम्पशन ऑफ बोहर के एजम्पशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान दो। अब जरा देखो, सर्कुलर पाथ पे कोई चीज तभी घूम सकता है जब उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो। ये बात बच्चे बहुत शुरू से ही फिजिक्स में पढ़ते आते हैं। अगर m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस के पाथ पे घूम रहा है तो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 11th के ही फिजिक्स में सर्कुलर मोशन नाम की एक यूनिट आएगी जहां पर इन सब चीजों का डेरिवेशन और डेप्थ में भी आपको पढ़ाया जाएगा। अभी केमिस्ट्री के लिए आप इतना जरूर मेमोराइज करके रखें कि अगर m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो बच्चों उस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है उस पार्टिकल का जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r तो जरा देखो ये आया कहां से। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पीछे मैंने आपको बता रखा है, एक ऐसा फोर्स जो सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए पार्टिकल को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। तो देखिए न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को देखिए किस फोर्स से खींचता है? दो चार्जेस के बीच अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं, इनके बीच r डिस्टेंस है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये भी आप कहाँ पढ़ेंगे? ये भी आप पढ़ेंगे 12th के फिजिक्स में, इसे कूलाम लॉ के नाम से जाना जाता है। बट अभी भी आप इसको जानते रहिए, स्मार्ट बच्चा इसे याद करके रखेगा कि देखो मैंने पीछे ही बता रखा है, आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगते हैं 10वीं क्लास तक। आपने ये नहीं पढ़ा है कि कितना फोर्स लगते हैं। तो आप 11th में ट्रांजिशन हो गया है तो अब आपको वही 10th वाली ही बात जानोगे या एक नेक्स्ट स्टेप तक ट्रैवल करोगे? तो नेक्स्ट स्टेप है कि फोर्स लगता है सर जी, ये तो मैं जानता हूं, अब आप मुझे ये बताइए कितना फोर्स लगता है। तो दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अपन k मान देंगे, Q1 Q2/r²। अब जरा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k मान दिया, Q1 अगर मैं मान दूं किसको? ZE को, और Q2 में मान दूं किसको? E को, और अपॉन में कितना लिख दूं? r²। r से r² कैंसिल हो गया तो mv² जो है वो किसके बराबर हो गया? kZe²/r के बराबर हो गया। प्यारे बच्चों इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान दिया। अब मेरा होल सोल टारगेट है r को निकालना। तो r को निकालना है तो v को भगाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो जरा देखो मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ v² है, और इससे डिवाइड कर देता हूं तो सब भाग जाएगा, r बच जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करके इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, r का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 में LHS पे क्या है? mv²। ये डिवाइड करके रिजल्ट आ गया। इधर स्क्वायर करेंगे n² आ जाएगा, h² आ जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर आ जाएगा। इधर डिवाइड मारेंगे तो r ऊपर चला जाएगा, kZe का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से जरा गौर पूर्वक देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर में भी बच्चों v² है और न्यूमरेटर में भी, तो v² से v² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ m है, यहाँ m² है तो एक m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ r है तो यहाँ r² है तो एक r कैंसिल हो जाएगा। तो जरा देखें बच्चों कि LHS में हमारे क्या बचता है। अगर हम लोग गौर पूर्वक देखें तो LHS में हमारे क्या बचता है, आप एक एक करके देखिए। यहाँ एक m² था, नीचे एक ही m था, यानी LHS में m बचा है, और v² से v² कट गया है और r बचा है, क्योंकि ये अकेला r था, ये r² था। तो m इंटू r किसके बराबर हो गया? n² h² अपॉन 4 पाई का स्क्वायर k e का स्क्वायर, और z को यहाँ बाहर कर देता हूँ। ये z को बाहर करके लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों,
क्योंकि एटम बदलने पर z बदलता है, यानी z वेरिएबल है, बाकी सब देखो कांस्टेंट है। यहां से अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में चलूं, n की वैल्यू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाई z हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, देखो ये क्या है, 4 पाई का स्क्वायर है k और e का स्क्वायर है और अपॉन में m आ जाएगा। प्यारे बच्चों अब जरा देखो, ये जो k है ना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, इसकी वैल्यू याद रखना 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और क्या होगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर और कूलाम का स्क्वायर होगा। प्यारे बच्चों अगर हम पाई की वैल्यू बात करें तो 22/7, या इसे ही हम 3.14 बोलते हैं। अगर हम E बोलें तो 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज विथ मैग्नीट्यूड, नॉट विथ साइन। यहाँ पर अगर हम M बोलें तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 किलोग्राम। अगर हम H की वैल्यू बोले तो 6.634 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, सारे कांस्टेंट्स हमने अगर यहाँ से उठाया और यहाँ रिप्लेस कर दिया और इस पूरे डेटा को सॉल्व किया तो हम पाते हैं बच्चों R इज इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम का है और इसे आप बहुत अच्छे से क्या करिए, मेमोराइज कर लीजिए। अब मैं इस फॉर्मूले में बहुत सारे चेंजेस भी कर सकता हूँ। बेसिक लेवल का जो एक चेंज करता हूँ वो सबसे पहले देखिए, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 मान दूँ तो ये हमारे सबसे काम का इक्वेशन है। यहाँ अगर सफिक्स में n लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ जरा देखो, किसी भी एटम के किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का हम क्या जान सकते हैं बच्चों, रेडियस जान सकते हैं। n की वैल्यू आप अलग अलग डालते जाइए और रेडियस की वैल्यू आपको फटाफट मिलती चली जाएगी। अगर जैसे यहाँ हम लोग n की वैल्यू मान लीजिए 1 डालते हैं तो एक बहुत प्यारा फॉर्मूला बनता है। तो R1 हमें कितना मिल जाएगा, 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए इक्वेशन नंबर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को लिखने का एक डिफरेंट स्टाइल चूज करता हूं मैं। आप देखिए, सहमत होइए तो जरा सा ध्यान दीजिएगा और बताइएगा कि बहुत प्यारी बात है बच्चों, इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हैंडल होते हैं। Rn अगर मैं लिखूं 0.53 बाई जेड एंगस्ट्रॉम इंटू n का स्क्वायर, ब्रेक करके लिख दिया। जो n स्क्वायर न्यूमरेटर में था उसे मल्टीप्लिकेशन में करके अलग से लिख दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जरा देखो बच्चों, इसकी वैल्यू जरा देखो, हमने पीछे डिराइव कर रखा है, कितना है, R1 है। यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं, Rn इज इक्वल्स टू R1 इंटू n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत जबरदस्त है, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या ही बताऊं मैं आपसे कि कितना इंपॉर्टेंट है। यानी क्वेश्चन की जब आप बैंड बजाओगे तो इस फॉर्मूले का यूज बहुत ज्यादा होगा। क्या सीखा हमने, आप चाहो तो लिख सकते हो कि मीन्स रेडियस ऑफ एनी सेल, रेडियस ऑफ एनी शेल, किसी भी शेल का जो रेडियस है, कैन बी रिटन in terms of radius of first cell. Radius of any shell can be written in terms of radius of first shell. किसी भी शेल का रेडियस पहले शेल के रेडियस के टर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर इतनी बात कर लिए तो अब शुरू करेंगे क्वेश्चन, बहुत मैनर्ड वे में, बहुत तरीके से। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कोई नॉर्मल नहीं है, बहुत प्रॉपर वे में डिजाइन किया गया क्वेश्चन है सोच करके, जिससे मैं बेहतरीन तरीके से आपके मेंटल स्टेटस पे हैमरिंग कर सकूं और मिथ तोड़ सकूं और आपको एक बेहतरीन नॉलेज निकाल के दे सकूं। गौरपूर्वक एक एक बात को सुनेंगे तो आप बहुत प्रो लेवल का कमांड डेवलप कर लेंगे। प्यारे बच्चों देखो, कहता है इफ द रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ He+, हीलियम के थर्ड शेल का रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, A नैनोमीटर दिया है। बहुत अच्छी बात है।
अब जरा आगे की तरफ अपन बात करते हैं। कहता है देन कैलकुलेट। क्वेश्चन को जरा पहले देख लेना। पहले 2 बार में वो एटम को बदल नहीं रहा है, तीसरे बार में, चौथे बार में, 5वें बार में उसने एटम को बदल दिया। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। देखता हूं कि इसे हम कैसे अच्छे से आप तक पहुंचा सकते हैं। प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले तो रेडियस नैनोमीटर में दिया है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, R = 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 10 से डिवाइड कर दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, n²/z नैनोमीटर में, यानी 0.053 n²/z नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे जाना, पीछे मैंने यूनिट कन्वर्जन बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में 4-5 लेक्चर डाले हैं जो बहुत ही एफिशिएंट हैं। अगर आप सावधानी से उनको देखते हैं तो आपका नॉलेज 110% जो भी कुछ होगा करंट में उससे इन्हेंस होगा। तो प्यारे बच्चों, ये मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसे वहाँ देख करके समझ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। कहता है इफ़ द थर्ड सेल, यानी कि R3 हमें दिया है किसका, He+ का। कितना दिया है R3, A नैनोमीटर दिया है, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे R2 पूछ रहा है, R5 पूछ रहा है। अब जरा देखो, हमारे पास सॉल्यूशन इस तरह से निकल सकता है। देखो, अगर मुझे R2 चाहिए किसका, He+ का, तो पीछे फॉर्मूला क्या था कि किसी भी शेल के रेडियस को पहले शेल के रेडियस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सेकेंड शेल के रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, R1 × 2 का स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से अगर मुझे दूसरे क्वेश्चन में R5 पूछ रहा है He+ का, तो इसे कैसे कर सकते हैं, 5वें शेल का रेडियस पहले शेल के रेडियस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बिल्कुल, n की वैल्यू मैंने डाल दी, यहाँ 2 था तो यहाँ n की वैल्यू 2 डाल दी, यहाँ 5 था तो यहाँ n की वैल्यू 5 डाल दिया। अब प्यारे बच्चों देखो, यानी कि मुझे ज़रूरत किसकी है, देखो अगर मुझे R1 मिल जाए तो झटपट आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और R1 के लिए ही वो हमें क्या दिया है, डेटा दिया है। अब जैसे अगर हम यहाँ R3 ऑफ He+ ये किसके बराबर होगा, R1 × 3 का स्क्वायर। R3 इज गिवन A नैनोमीटर, तो R1 × 9 हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम R1 = A/9 नैनोमीटर बोल सकते हैं। जैसे ही हमको R1 मिल गया, सारे आंसर फटाफट आएंगे इसके। देखिए R2 ऑफ He+ कितना हो जाएगा बच्चों, A/9 × 4 नैनोमीटर, यानी 4A/9 नैनोमीटर। यहाँ भी जैसे R1 रिप्लेस मारोगे, A/9 × 25, यानी कि 25 A/9 नैनोमीटर। बताओ फटाफट आंसर आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। तो होल सोल बात क्या है कि आपको क्वेश्चन में किसी रैंडम शेल का रेडियस दिया है और सेम एटम के किसी रैंडम शेल का रेडियस पूछ रहा है, तो हम इसमें सबसे पहले जो दी गई वैल्यू है उसका यूज करके R1 निकाल लिए। R1 के आते ही हमें सब कुछ आ जाएगा, ऐसा ये फॉर्मूला बोलता है। भाई R1 आ गया, R2 चाहिए तो 2 स्क्वायर कर दो, R3 चाहिए 3 स्क्वायर कर दो, R4 चाहिए 4, जो भी चाहिए n की वैल्यू डालो और R1 अगर दिया है तो फटाफट आंसर आता चला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब तीसरा, चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है CDE, वो इस तरह से तो नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि उसमें जरा देखो एटम बदल दिया। अब वो किसका रेडियस पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है 5th शेल ऑफ Li+2 और 7th शेल ऑफ Be+3 और 8th शेल ऑफ हाइड्रोजन का जो तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि सी वाला पार्ट। जरा इसको देखिए आप, सी वाले पार्ट को। कहता है रेडियस ऑफ 5th शेल ऑफ Li+2, यानी कि R5 ऑफ Li+2 की डिमांड करता है। तो जरा देखो वो कितना हो जाएगा नैनोमीटर में, 0.053 × 5 का स्क्वायर अपॉन z कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है, n²/z, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान देता हूँ। और मुझे दिया क्या है बच्चों, मुझे दिया है इफ द रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ He+, यानी कि R3 ऑफ He+ दिया हुआ है। और वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है A नैनोमीटर के बराबर। इसी चीज को मैं इधर करके लिखता, देखो
अब ऐसा तो है नहीं, ये वैल्यू हम किसके टर्म में निकालेंगे, इसको ज़्यादा शुद्ध क्वेश्चन तब होता जब लिखा रहता रेडियस ऑफ फिफ्थ सेल ऑफ Li+2 इन टर्म्स ऑफ ए। यहाँ भी आप ऐड कर देना इन टर्म्स ऑफ ए, क्योंकि 11th वाले बच्चे को थोड़ा रिपीटर और 12th के लिए तो ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं, बट अगर 11th का बच्चा इस क्वेश्चन को देख रहा है तो उसको ये भी लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ए, यानी कि ये वैल्यू हमें ए के टर्म में निकालनी है। तो प्यारे बच्चों जरा देखो, अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे करके लिख दें, यानी इस ए को इधर कर दें और इसको इधर कर दें, R3 ऑफ He+ को, अब R3 ऑफ He+ कितना हो जाएगा 0.053 इंटू n², यानी 3 का स्क्वायर और बाई जेड, हीलियम का जेड कितना होता है 2 होता है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 को इस मैनर में लिख देता हूँ, यानी ए को इधर लिख देता हूँ। इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बिना डिवीजन के इनमें और इनमें रिश्ता पैदा नहीं होगा, तो डिवीजन करेंगे तो इसको इधर लिख देंगे, थोड़ा इजिली कट जाएगा। अब बच्चों अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा R5 ऑफ Li+2, और यहाँ अपॉन में क्या आ जाएगा a, और यहाँ डिवीजन में कैसे करोगे 0.053 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 3, इससे डिवाइड करोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 0.053 इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और प्यारे बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा देखो R5 ऑफ Li+2 बाई a, ये 5 5 जा 25 दूनी 50, यानी कि 50, और ये कितना होगा 3 3 का 9 3 27 27, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R5 ऑफ Li+2 की वैल्यू 50/27 इंटू a नैनोमीटर आ जाएगा, बिकॉज दिस वन इज a नैनोमीटर। तो दिस इज द radius of fifth shell of Li+2 in terms of A. What is A? A is the radius of third shell of He+. तो ध्यान से देखना, फिर से बोल दे रहा हूं, इन दो क्वेश्चन में एटम सेम था तो हमने R=R1 इंटू n² लगा दिया, बट अगले केस में एटम बदल गया, तो एटम बदल गया तो हमें रेशियो लेंगे तभी तो रिलेशन उनके बीच मिलेगा, अदरवाइज कैसे मिलेगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जरा देखो, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि रेडियस ऑफ फिफ्थ शेल ऑफ Li+2 हो गया, अभी हमसे कह रहा है रेडियस ऑफ सेवेंथ सेल ऑफ Be+3, ठीक है। तो हमको मालूम है कि R7 ऑफ Be+3 कितना होगा, ये बच्चों बराबर होगा किसके 0.053 इंटू n, यानी 7 का स्क्वायर बाई जेड 4, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान दिया। और बच्चों अगर हम बात करें किसकी R3 ऑफ He+ की, जो हमें दिया है क्वेश्चन में, ये देखिए थर्ड शेल का रेडियस दिया है, वो कितना हो जाएगा 0.053 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करें तो R7 ऑफ Be+3 अपॉन R3 ऑफ He+, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 0.053 इंटू 49/4, और इसको डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 0.053 इंटू 9 आ जाएगा। प्यारे बच्चों इससे ये कट गया और हम देख सकते हैं कि ये 9 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 18, 2 चौका 8 1 9 98, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 4 9 36 36 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको और सॉल्व कर सकते हो तो अपन इसको 2 से और सॉल्व कर देंगे, तो 2 चौका 8 1 9, दोनों 18 49 और 18 दूनी 36, यानी कि 49/18। तो यहाँ से जो R7 होगा बच्चों, R7 ऑफ Be+3, ये क्या हो जाएगा 49/18 इंटू R3 ऑफ He+, एंड R3 इज गिवन 49/18 इंटू a nanometer, means this is the radius of 7th cell of Be+3 in terms of A. And what is A? A is the radius of third cell of He+. तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब आप फटाफट भग जाइए कमेंट सेक्शन में और ये E वाले का खुद से सॉल्यूशन निकाल के कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता लगेगा कि हाँ भाई कुछ लोग इसको इंटरटेन कर रहे हैं। बहुत मेहनत के साथ, बहुत मोटिवेशन के साथ वीडियो शूट किया जाता है
और उसमें बच्चों के द्वारा जब थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है तो थोड़ा और मज़ा आता है, नहीं मिलता है तो भी तो मैं मज़ा तो लेता ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे जो करना है बच्चों मैं तो करूँगा, आप भी इससे सीखिए, आपको जो करना है वो आप भी करेंगे। यानी कि अगर आपको सपने दिखने चाहिए, आपको अपना टारगेट दिखना चाहिए। अगर आपको नीट जेई क्वालिफाई करना है तो किसी अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है, अप्रिसिएशन तो एक दिन मिल ही जाता है जब हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो हाँ, तो आपकी इच्छा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, और आपकी इच्छा ना हो तो ये भी बताइएगा कि क्यों नहीं है। आगे चले सरकार, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एंगुलर मोमेंटम इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम कह रहा है किसमें? सेकेंड बोहर ऑर्बिट में। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। सेकेंड बोहर ऑर्बिट के लिए कह रहा ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए कितना कह रहा है? x, यानी कि सेकेंड ये NH/2 के बराबर होता है। n की वैल्यू 2 दिया है, तो mvr हाइड्रोजन एटम का सेकेंड ऑर्बिट के लिए कितना हो जाएगा? h/π के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कहता है देन फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li+2। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकेंड शेल होता है बच्चों। भाई कोई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अभी ये समझ के रखो, आगे स्पेक्ट्रम में डिटेल में बता देंगे। 12th और रिपीटर वालों को तो मालूम होगा, 11th वाले याद करके रखें। अगर पूछता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब थर्ड सेल। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब फिफ्थ सेल। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब सिक्स्थ सेल। तो कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम बताओ, mvr बताओ किसका? Li+2 के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकेंड सेल का। तो वो भी क्या होगा? NH/2π। n की वैल्यू कितना कह रहा है? 2, तो कितना हो जाएगा? 2 × H/2π। कट गया, कितना आ गया? H/π, यानी कि mvr ऑफ Li+2 इज H/π। और H/π की वैल्यू क्वेश्चन में कितना आया है कि हमें वो इसकी वैल्यू कितना दिया है? x दिया है क्वेश्चन में, h/π। साफ साफ कह रहा है ना कि एंगुलर मोमेंटम इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x। एंगुलर मोमेंटम वैल्यू कितनी दी है? x, और ये किसके इक्वल हो गया? h/π के। तो यहाँ से रिप्लेस कर दो, तो mvr ऑफ Li+2 बच्चों वो भी किसके बराबर हो जाएगा? x के। मीन्स विच वन इज द राइट आंसर? दिस वन इज द राइट आंसर। यानी कि हाइड्रोजन एटम के सेकेंड सेल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वही एंगुलर मोमेंटम Li+2 के सेकेंड सेल या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का भी होगा। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी एंड रेडियस फॉर अ ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब शेल, इन एन एटम इज। ठीक है, अच्छा, mvr हम जानते हैं NH/2π होता है अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन ऑफ बोहर। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ उन्हीं सेल्स में घूम सकता है बच्चों जिसका एंगुलर मोमेंटम H/2π का क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल हो। अब हमसे कह रहा है किसका किसका मल्टीप्लिकेशन बताओ? वेलोसिटी और रेडियस का। ठीक है, तो वेलोसिटी और रेडियस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? NH/2π, और अपॉन में क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। यानी कि ये इन v, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, यानी v × r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या कह रहा है? प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गलत, प्रोपोर्शनल टू ये भी गलत, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। कहता है हमसे कि द रेडियस ऑफ अ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4 एंगस्ट्रॉम, द वैल्यू ऑफ n। कह रहा है हाइड्रोजन एटम में किसी शेल में, अब पता नहीं है, किसी nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का रेडियस पता है। तो हम जानते हैं r क्या होता है? 0.53 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। r की वैल्यू दी हुई है 4.761, और ये क्या हो गया? 0.53, ये n² हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा। इधर भी एंगस्ट्रॉम, इधर भी एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया। 4.761 अपॉन 0.53, ये n² हो गया। अब इसको देखो, पुराने स्टाइल में मत डिवीजन करना, जरा अकल का इस्तेमाल करो। शेल का भी आधा, 1.5, 2, 2.5 तो हो नहीं सकता। शेल हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगी, यानी कि जैसे 1, 2, 3, 4 होगा। अब जरा गौर पूर्वक देखना, n², अगर n² ये जरा देखो,
ये 0.5 है लगभग और ये 4 है, यानी कि ये इसका लगभग जस्ट डबल है, बट डबल से थोड़ा बड़ा है। अगर जस्ट डबल है 4 होता तो 8 आता, 8 से थोड़ा बड़ा है तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ले लोगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि विच वन इज द राइट आंसर 3। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर तुम्हें कैसा नहीं 4 क्यों नहीं हो सकता, अरे भाई 4 कैसे होगा, 4 आने के लिए इसे 16 आना पड़ेगा ना, तो ये इतना 0.4 से जस्ट बड़ा है ना, 0.4 इससे 8 गुना है भाई, 5 40। समझा या नहीं समझा, तो यही आएगा, इतना मैथ तो आना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कहता है इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इतना, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इतना है, देन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन के R1 की वैल्यू जरा देखो 0.53 इंटू n² लगाओगे तो R1 कितना आ जाएगा 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 आ जाएगा, ये R1 ऑफ हाइड्रोजन हो गया। बट जरा ध्यान से देखो, हमें ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है देन रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ Li+2, तो ये तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। तो R3 ये समझ लो एक तरह से आपको कंफ्यूजियाने के लिए दिया है, वैसे दो डिवीजन करके भी आंसर आएगा, डायरेक्ट भी आएगा। तो R3 क्या हो जाएगा 0.53 n²/z 0.53 और 3 का स्क्वायर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर 3 से 3 कट गया, 0.53 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और ये कितना हो गया 1.59 एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगा। और अगर आंसर नैनोमीटर में दिया है, अच्छा सॉरी नैनोमीटर में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, नैनोमीटर की ऐसी की तैसी कर देंगे। ये देखो R क्या होता है 0.053 n²/z नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो R हमें किसका चाहिए, हमें Li+2 का चाहिए, तो 0.053 इंटू 3 का स्क्वायर, थर्ड सेल का चाहिए ना, 3 का स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0.053 इंटू 3, 3 3 का 9, 3 5 15 5 हाथ 1, 3 0 0 1 0.159 नैनोमीटर के बराबर आएगा। तो दिस फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, यानी कि फॉर्मूला आपको हर वे में पता होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट कुछ खास नहीं, उसका क्वेश्चन में कोई बहुत यूज नहीं है। देखें आगे कहता है द फर्स्ट थ्री रेडियस रेशियो ऑफ बोहर ऑर्बिट, हाइड्रोजन लाइक एटम के ऑर्बिट्स को बोहर ऑर्बिट कहते हैं। अब वो कोई भी हो, वो तुम यहां जैसे एटम नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, तुम हाइड्रोजन मानो, तुम He+ मानो, तुम Li+2 मानो, सेम आंसर आएगा। जैसे पहले 3, जैसे पहला सेल तो R1 ही है, दूसरा क्या हो जाएगा R2 = R1 इंटू 2 का स्क्वायर, और तीसरा क्या हो जाएगा R3 = R1 इंटू 3 का स्क्वायर। तो लो इनका रेशियो लेना है तो R1 is to R2 is to R3 क्या हो जाएगा R1 is to R1 इंटू 4 is to R1 इंटू 9, R1 से R1 कट गया, 1 is to 4 is to 9 आ गया। ठीक है, अब इसके लिए भी वही आएगा। देखो इसका पहला सेल क्या है R1, दूसरा क्या हो जाएगा R2 = R1 इंटू 2 का स्क्वायर, तीसरा क्या हो जाएगा R3 = R1 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर रेशियो ले दोगे तो 1 is to 4 is to 9 आएगा। यानी कि यहाँ पर इससे मतलब नहीं है कि एटम कौन है, अगर शुरू के 3 शेल का रेशियो निकालोगे, 3 शेल के रेडियस का रेशियो निकालोगे, तो दैट वैल्यू विल ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ 1 is to 4 is to 9। उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फॉर Li+2 आयन R2 is to R5 निकालो। देखो R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा R1 इंटू 2 का स्क्वायर। देखो वो फार्मूला कितना काम आ रहा है, और आता तो दूसरे वाले से भी है बट ये ज़्यादा फट से आ जाता है। R5 क्या हो जाएगा R1 इंटू 5 का स्क्वायर। हमें इनका रेशियो चाहिए, डिवाइड कर दो, R2 अपॉन R5 = R1 इंटू 4, R1 इंटू 25, R1 से R1 कट गया, 4 is to 25 आंसर आ गया। बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं बच्चों, कहता है, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, इंपॉर्टेंट। कहता है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4 is to 1। हाइड्रोजन एटम के 2 बोहर ऑर्बिट के
जो रेडियस का रेशियो है वो कितना है 4:1 है। तो कहता है व्हाट वुड बी दियर शेल। चलो देखते हैं बच्चों, के के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कितनी होती है, के शेल के लिए 1 होती है और l के लिए 2 होती है। तो हम जानते हैं R1 क्या हो जाएगा, R1 तो R1 ही होगा, R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा R1 इंटू 2 का स्क्वायर। तो देखो, तो अगर तुम यहाँ पर के शेल की यानी रेडियस ऑफ के शेल अपॉन रेडियस ऑफ एल शेल करोगे तो के शेल का कितना आया R1 और एल शेल का कितना आया R2 इंटू 4, सॉरी R1 इंटू 4, तो R1 से R1 कट गया, 1:4 हो गया। इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि उनके रेडियस का रेशियो 1:4 नहीं मांग रहा है, वो 4:1 मांग रहा है बच्चों। अब जरा देखो दूसरे क्वेश्चन में, देखो क्या कर रहा है L एंड K। तो K L के लिए N की वैल्यू कितनी थी 2 और K के लिए कितनी थी 1। तो सेकेंड सेल का रेडियस क्या होगा R2 इक्वल्स टू R1 इंटू 2 का स्क्वायर, और पहले सेल का रेडियस तो R1 ही होता है। ठीक है, अब रेशियो निकाल दो। तो R अगर हम यहाँ पे निकालें क्या, R K की बजाय RL है, R पहले L लिखा है ना, RL अपॉन R K, जो पहले लिखा है वो ऊपर, जो बाद में लिखा है वो नीचे। तो कितना हो जाएगा R1 इंटू 4 अपॉन R1, कट गया, आंसर आ गया 4:1। तो हड़बड़ी में इसको आंसर मत बोल देना क्योंकि आगे और गौर से देखो। अब वो हमसे क्या कह रहा है N एंड L, तो K L M N के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 होती है और L के लिए कितनी होती है 2 होती है। तो Rn जो होगा एक्चुअली वो क्या होगा R4 होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी चौथे सेल की बात कर रहा है। R4 किसके बराबर हो जाएगा R1 इंटू 4 का स्क्वायर, और R2 किसके बराबर हो जाएगा R1 इंटू 2 का स्क्वायर। बोलो हाँ। अब जरा देखो, अगर हमसे पूछ रहा है Rn अपॉन RL, यानी कि वो हमसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है R4 अपॉन R2, जो कि किसके बराबर हो जाएगा R1 इंटू 16 अपॉन R1 इंटू 4। R1 से R1 कट गया, 4 चौक 16, 4:1। यानी कि चाहे हम L एंड K के लिए रेडियस का रेशियो निकालें, चाहे N ऑन L के लिए रेडियस का रेशियो निकालें, दोनों ही परिस्थितियों में जो रेशियो की वैल्यू आ रही बच्चों वो कितनी आ रही है 4:1 आ रही है। अगर दोनों ही सिचुएशन में 4:1 आ रहा है तो आंसर ये नहीं हुआ, नहीं तो पहले ये आ जाए, आगे का ऑप्शन देखो ही मत, टिक करके भाग जाओ। ये B and C both is the right answer in this case। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में चलेंगे। 9 कहता है द बोहर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n इक्वल्स टू 1 इज अप्रॉक्सीमेट इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अच्छा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकेंड सेल का पूछ रहा है यार, R2 R1 इंटू 2 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू दिया है 0.53 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर दो, 4×3 12, 4×5 20, 21, 2.12 एंगस्ट्रॉम। फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे चल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चों द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन ड्यूटेरियम एटम विल बी। ठीक है प्यारे बच्चों, हमसे किससे किससे पूछ रहा है, हाइड्रोजन एटम, ये देखो 1H1 और ड्यूटेरियम क्या है 1H2। इसमें भी जरा देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, यानी दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। तो दोनों पे हम बोहर्स एटॉमिक थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। हमसे कहते हैं द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, यानी कि R1 तो क्या हो जाएगा 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन Z। ठीक है, और इसका हमें क्या निकाल रहा है द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, अच्छा इसका भी R1 ही निकाल रहा है, तो 0.53, N की वैल्यू 1 और Z इसका भी कितना है 1। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे R1 ऑफ हाइड्रोजन, दिस वन इज द R1 ऑफ हाइड्रोजन, दिस वन इज द R1 ऑफ ड्यूटेरियम, R1 ऑफ ड्यूटेरियम, तो कोई तूफान नहीं मिट जाएगा, सब कट जाएगा, 1:1 आ जाएगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। बच्चों आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 कहता है कि इन अ हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन एनर्जी, अच्छा ये एनर्जी का क्वेश्चन है, अभी हमने एनर्जी आपको सिखाया नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे, गलती से प्रिंट हो गया होगा।
कहता है इफ x इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम देन द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। कोई दिक्कत नहीं है। R2 क्या हो जाएगा, R1 इंटू 2 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू x दिया है, मैं नहीं डालता। R4 क्या हो जाएगा, R1 इंटू 4 का स्क्वायर। R6 क्या हो जाएगा, R1 इंटू 6 का स्क्वायर। तो जब इनका रेशियो लोगे R2 इस टू R4 इस टू R6 तो R1 तीनों में कॉमन है, कट जाएगा। 4 इस टू 16 इस टू 36 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो ले देंगे तो 1:4:9, यानी कि दिस वन इज द राइट आंसर। 12 क्वेश्चन हो गया बच्चों, बट अभी हमारा सिलसिला खत्म नहीं हुआ। देखो मेरा टारगेट बहुत तेजी से पढ़ाना नहीं है, मेरा टारगेट है आपको अच्छे से पढ़ाना। जब हम जितना क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लासेस में अनुभव है कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बहुत बच्चे बेचारे ऐसे भी रहते हैं जो वैल्यू नहीं डाल पाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वैल्यू डाल देते हैं बस जल्दबाजी करते हैं। तो मेरा टारगेट है आपको बोहर्स एटॉमिक थ्योरम को बहुत अच्छे से पढ़ाना। मैं आराम से चलूँगा और बहुत सारे क्वेश्चंस लूँगा, तो आप इसको निश्चिंत होकर के थोड़ा सपोर्टिव वे में रहिएगा अपने प्रति और खूब अच्छे से सीखिएगा। हमसे कहता है कि रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट और इतना द एनर्जी। अच्छा, एनर्जी के क्वेश्चन अचानक से क्यों आने लगे भाई, चलो ठीक है, ज़्यादा ही है। एनर्जी के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, एनर्जी आगे का टॉपिक है, रेडियस ऑफ द सेकेंड। रुको, हमको क्या नहीं करना है ये भी तो मालूम होना चाहिए। हाँ, 13 भी नहीं करना है। 14 द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज इतना द रेडियस ऑफ Be+3 आयन इन अ सिमिलर स्टेट। ठीक है, सिमिलर स्टेट यानी पहले सेल में पूछ रहा है, तो R क्या हो जाएगा 0.53 n²/z। 0.53 हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट यानी n=1 और सिमिलर स्टेट Be+3 का यानी n=1, बट यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 हो जाएगा, यानी 0.53 डिवाइडेड बाई 4। तो 0.4 1 के 4 1 5 और ये 13, तो 4 3 12 1 13, 0.13 के आसपास आएगा। मीन सी इज द राइट आंसर। आगे देखता हूँ बच्चों, कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये देखो, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, और ये मान लीजिए पहला सेल है, न्यूक्लियस से ये R1 है, ये मान लीजिए R2 है, और ये मान लीजिए क्या है, R3 है। तो हमें R3 और R2 के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस हुआ ना, ये वाला डिस्टेंस, ये कैसे आएगा, जब टोटल में से हम ये सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी वो हमें R3 माइनस R2 पूछ रहा है। तो R3 क्या हो जाएगा 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन Z, हाइड्रोजन एटम है Z1 हो जाएगा, माइनस R2 कितना हो जाएगा 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन Z1 हो जाएगा। 0.53 को कॉमन कर दिया, 9 - 4 कर दिया, 0.53 इंटू 5 कर दिया, 5 9 45 के 4 5 25 25 4 29, 2.95 एंगस्ट्रॉम के आसपास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, 2.95 नहीं 2.65 दिया है, कोई बात नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वही होगी। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हूँ, चेक कर देता हूँ। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है। 45 5 हाथावा 4 50 25 25 4 29, 2.95, ठीक है, कोई दिल से नहीं लगाना है, 2.95 है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं आ रही भाई, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है। तो इसके क्लोजेस्ट वैल्यू देखो, इसके क्लोजेस्ट वैल्यू 2 दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, दोनों में ज़्यादा क्लोजेस्ट वैल्यू को अप्रोच मारो। देखो 2.95 में से 2.65 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 0.3 के आसपास आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो भाई ये तो एग्जैक्ट आना चाहिए भाई, कुछ टाइपिंग वैपिंग का इशू हुआ होगा। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट के बीच की दूरी निकालो, तो यही दूरी होगी ना अर्थ, हट उसको देख लेना, वो कहीं गलती किया होगा इसने, 2.95 के आसपास आना चाहिए इसको। फिर भी एक बार खुद को और देख लेता भाई, क्योंकि
सुबह सुबह कर रहा हूँ शूटिंग, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 में से 4 गया 5.53 है। अच्छा ओके, ये गड़बड़ किया हूँ, देखो ना 0.59 लिख दिया था। 0.53 इंटू 5 तो 5 नहीं 15, 50 25 और 25 1 26, 2.65। हाँ तो गया 2.65 इज द राइट आंसर। सॉरी गाइज। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहता है कि विच स्टेट ऑफ Be+3 हैज द सेम ऑर्बिट रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन यानी R1 कितना होता है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड यानी 0.53 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 यानी कितना होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब कह रहा है कि बेरिलियम+3 के किस शेल का रेडियस इतना होगा। तो इधर देखो R इक्वल्स टू 0.53, n स्क्वायर को n स्क्वायर रहने दो और हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम की बात कर रहे हैं, यहाँ 4 कर दो, यहाँ कितना पुट करो 0.53 कह रहा है, उसका रेडियस कितना होना है 0.53, तो 0.53 इंटू n स्क्वायर बाई 4 ये कट गया, n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 2। यानी कि जो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी वही बेरिलियम+3 के सेकेंड शेल की एनर्जी होगी। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। इतने सारे क्वेश्चन ले दिया और काफ़ी अच्छे से मैंने कोशिश किया आप तक बातों को पहुंचाने का। तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है। उम्मीद करता हूं कि बातों से ज़रूर आपकी नॉलेज में कुछ थोड़ा बहुत वृद्धि हुई होगी। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।